ईरान के खिलाफ इजराइल जो भी कदम उठाएगा उसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। और यहां बाइडेन का सबसे बड़ा डर अब दिखाई देने लगा है। ईरान ने भी अब धमकी दे दी है कि जो भी इजराइल के हमले वाली प्लानिंग में पार्टनर बनेगा उसका ऐसा हाल करेगा जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। बैरूत में इजराइल के धमाके, ऐसे ब्लास्ट जिसे देखकर मौत भी डर जाए। सिनवार की मौत और फिर इजराइल में हमास की लीडरशिप को खत्म करने का जश्न। और उसके ठीक बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। इन 3 तस्वीरों ने गारंटी दे दी है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, क्योंकि इस जंग पर फुल स्टॉप लगाने वाला इरादा ना हिजबुल्लाह दिखा रहा है, ना हमास और ना ही इजराइल। अब इन 3 तस्वीरों के सामने आने के बाद ईरान से एक नई वार्निंग आई है जिससे अमेरिका को डरने की जरूरत है। ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ इस्तांबुल में मीटिंग की। खूब बातें हुई। अमेरिका से लेकर इजराइल और हमास से लेकर हिजबुल्लाह हर मुद्दा उठा और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि जो भी इजराइल के ईरान अटैक वाले प्लान के बारे में जानता होगा कि वो कैसे और कब ईरान पर हमला करेगा, वो भी ईरान पर हमले के लिए जिम्मेदार होगा। अब्बास अरागची ने इसे लेकर ट्वीट किया कि इजराइल का वो सीक्रेट साझेदार ईरान का दुश्मन माना जाएगा। ये साफ साफ अमेरिका को धमकी है, जिसे ईरान ने बहुत आक्रामक अंदाज में पूरी दुनिया को बता दिया है। ईरान ने यह धमकी सीधे बाइडेन को दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि वो ईरान पर हमले वाले प्लान को लेकर इजराइल से लगातार संपर्क में हैं। इजराइल के मीडिया में यह भी बताया गया है कि बाइडेन सब कुछ जानते हैं। यह खबर बता रही है कि बाइडेन का दावा है कि इजराइल ईरान में कब हमला करेगा, कहां हमला करेगा और कैसे हमला करेगा, सब कुछ उन्हें मालूम है। वो इजराइल का अटैक वाला सीक्रेट जानते हैं। ایران خواهان افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمیترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر میخواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، میتونن این کار رو انجام بدن. अब सवाल है कि ईरान ने अमेरिका को नजर में रखते हुए अपनी धमकी का तापमान क्यों बढ़ा दिया है, जिससे विश्व युद्ध वाला खतरा मंडराने लगा है। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, खूम, बुशहर, यज़्द, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के 25 शहरों में बड़ा अलर्ट जारी है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है, इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। यह वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है, लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा।
ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ईरान में क्या हमले का वक्त करीब आ रहा है? क्या ईरान पर इजराइल का हमला आज ही होने वाला है? क्या इजराइल का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इजराइल में हो रही एक एक हरकत पर ईरान की नजर है। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक ने पारा और बढ़ा दिया है और अब अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल के बदले वाले बटन के बारे में सब कुछ जानता है। इसने ईरान के गुस्से को और बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सेंट्रल कमांड के चीफ को बार बार तेल अवीव भेजते रहे ताकि वो नेतन्याहू को सलाह दे सकें, उन्हें नफे नुकसान का दायरा बता सकें। लेकिन अब ये युद्ध ईरान की बाउंड्री से बहुत आगे जा चुका है और इस जंग में अमेरिका भी इजराइल के साथ शामिल हो चुका है। ये बात इजराइल के लिए तो सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन ये बात भी साफ है और अमेरिका इसे जानता भी है कि अब वो ईरान के टारगेट पर आ चुका है। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जितनी मिसाइलें इजराइल पर फायर की, नेतन्याहू अब उस हर मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं। ईरान के एक एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ऐसा इसलिए क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल की आक्रामक छवि वाली रौब तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है, लेकिन उससे कुछ आशंकाएं भी हैं। अक्टूबर को जो हमला ईरान ने इसराइल पर किया, उसके बाद से ईरान के मिसाइल पावर को लेकर इसराइल काफी ज्यादा तनाव में है। ये बात बाइडेन और पुतिन दोनों जानते हैं। ईरान ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया, उसको देखते हुए अब इसराइल के जवाबी हमले को लेकर तरह तरह के कयास आराइयां की जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का इजराइल पर हमला 1 अक्टूबर को हुआ और यह बात तय है कि इजराइल नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा। इजराइल ईरान को मौका नहीं देगा, वो पहली फुर्सत में हमला करेगा। लेकिन क्या अमेरिका खामोश बैठ जाएगा? बाइडेन कह चुके हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है। बाइडेन को पता है कि अटैक कैसे होने वाला है। इसलिए अगर अमेरिका और इजराइल साथ होंगे तो क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल के एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। पहला सवाल है कि इजराइल कब हमला करेगा? यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा? दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा? तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है? इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर हैं, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने, यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे, यानी सैन्य अड्डे, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उसके एयर बेस। इजराइल का चौथा नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस।
जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन यह टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। 5वें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। यही वजह है कि ईरान के कई शहरों में इस वक्त इजराइल की घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और किरमान से लेकर शिराज, कूम से लेकर बुशहर और नतांज तक एक एक न्यूक्लियर प्लांट और ईरानी सेना का अड्डा अलर्ट पर है। ईरान के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि ईरान अब वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। यह युद्ध एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और पुतिन भी। बावजूद इसके युद्ध रोकने की बजाय इजरायल और ईरान में इस तरह की बैठकें हो रही हैं जो युद्ध को और भड़का दें। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त काफी प्रेशर में है, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनके घर की दहलीज तक ड्रोन भेजकर यह साफ कर दिया कि उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई है, बावजूद इसके कि उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था। उसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल का नेवातिम एयरबेस रहा, जिस पर कई मिसाइलें गिरने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ईरान अब अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। इजराइल से पहले वो अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले चुका है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने तो अब अमेरिका को लेकर इशारा भी कर दिया है और ईरान ने अमेरिका को जो वार्निंग दी है उसे बाइडेन हल्के में नहीं ले सकते। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है। अमेरिका की नौसेना यहाँ तैनात रहती है, लेकिन ईरान पर नजरें रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी हो गया है। ईरान को जवाब देने के लिए अब इजराइल के पास थार्ड नाम की गारंटी है, लेकिन इजराइल को लग रहा है कि अमेरिका से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाफी होगा और इसीलिए इजराइल में मांग उठ रही है कि अमेरिका से एक और थर्ड सिस्टम लाकर तैनात कर दिया जाए। जब से हिजबुल्लाह का रॉकेट नेतन्याहू के घर पर पहुंचा है, तब से इजराइल का खौफ 10 गुना बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू को टारगेट किया है और यही वजह है कि नेतन्याहू के दिमाग में इस वक्त 4 बहुत ही खतरनाक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आयरन डोम का है, दूसरा डेविड स्लिंग है, तीसरा एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल का ही बनाया गया है। लेकिन इन तीनों से अलग नेतन्याहू को अब सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से है। नेतन्याहू को लग रहा है कि अब थर्ड ही इजराइल को बचा सकता है। नेतन्याहू थर्ड के जरिए पूरे इजराइल को बचाना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ये तेल अवीव को भी बचाए, हाइफा को भी बचाए
और उनके एयरफोर्स के अड्डे को भी बचाए, उनके घर को भी थाड किसी तरह तबाह होने से बचा ले। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेतन्याहू को 1 अक्टूबर को हुआ हमला बहुत अच्छी तरह से याद है। एक अक्टूबर 2024 तब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल दागी थी। देखिए कैसे इन मिसाइलों ने इजराइल के तमाम मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को फेल साबित करते हुए ठीक अपने टारगेट पर अटैक किया। इस हमले ने इजराइल में खतरे की घंटी बजा दी। इस हमले ने बता दिया कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल अपनी दीवार बताता रहा है। वो तो रेत की दीवार साबित हुई। इसीलिए अब इजराइल को मिली है अमेरिका की नई गारंटी, ऐसा हथियार जो ईरान की मिसाइलों को फेल कर देगा, यानी थाड, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर भी सुपर बॉस है। अमेरिका का THAAD यानी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसराइल और अरब देशों की मीडिया में इस खबर की चर्चा बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट यह है कि इसराइल अब दूसरा थाड सिस्टम चाहता है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इसराइल को एक थाड मिसाइल सिस्टम देने की बात तो कही है, लेकिन दूसरे थाड सिस्टम की डिमांड से साबित होता है कि इसराइल अब ईरान की काउंटर अटैक वाली चेतावनी से टेंशन में है। थाड वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अब इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इजराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दे दी है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रुकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग में जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को बचाने के लिए दिया। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान से बचने के लिए इजराइल को दे दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ। पहले 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने 2 बार साबित किया कि उसकी मिसाइल इजराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती है। इसीलिए दोनों तारीख इजराइल की ताकत पर धब्बा साबित हुई है। अमेरिका न सिर्फ इजराइल को थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी अमेरिका के सैनिक इजराइल में तैनात किए जा रहे हैं। अब समझिए कि इजराइल को मिलने वाला अमेरिका का थाड सिस्टम कैसे ईरान को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये है अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात किया है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। क्या थाड अब ईरान से लॉन्च होने वाली किसी भी मिसाइल को रोक लेगा, या फिर थाड भी फेल हो जाएगा? थाड भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा, जैसे इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जैसे इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम हुआ, और जैसे इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी ईरान की मिसाइल के आगे नाक रगड़ता हुआ नजर आया। अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाने में कारगर साबित होता है। अमेरिका ने यह सिस्टम रूस से बचने के लिए बनाया था। अब यह सिस्टम इजराइल में तैनात हुआ है जो ईरान की मिसाइलों से उसे बचाएगा। ईरान अब इजराइल के जवाबी हमले का इंतजार कर रहा है। यह तय है कि इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा और उसके बाद ईरान भी पलटवार करेगा। लेकिन थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके इजराइल ईरान को यह संदेश दे रहा है कि उसके जवाबी हमले से बचने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले से बचाने के लिए बाइडेन ने अपने सबसे बड़ी मिसाइल प्रूफ जैकेट इजराइल को पहनाने की तैयारी कर ली है। आखिर इस मिसाइल प्रूफ जैकेट में क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली बना देती है? तो इस बात पर इस वक्त ईरान की भी नजर है, और ईरान भी जानना चाहता है, रूस भी जानना चाहता है, और चीन भी यही जानने को बेकरार है। אחרי שבלמנו לפני כשבועיים מתקפה נפשעת של איראן שירתה עלינו 200 טילים
בליסטיים, טילי קרקע-קרקע, עם ראשי נפץ גדולים. זה הפעם השנייה שזה קורה, והדבר הזה לא יעבור לסדר היום. אין לנו כוונה להשלים עם פגיעה בריבונות וניסיון לפגוע באזרחים ובתשתיות ישראליות מבלי להגיב. אנחנו לעניין הזה נגיב בתגובה שתהיה מדויקת וכואבת ומפתיעה כלפי איראן. अमेरिका के थार्ड सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है ताकि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए ये थार्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं और इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। लेकिन क्या ये काफी होंगी? क्योंकि ईरान तो एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और तब दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटने के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए क्योंकि वो इजराइल से बदला जरूर लेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसराइल को मालूम है कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण में यमन की तरफ से भी खतरा है। हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इन मिसाइलों की रेंज में पूरा इसराइल है। ये इसराइल के लिए एक बहुत डरावनी वाली बात है। लेकिन अगर थार्ड के बावजूद भी इसराइल मिसाइल अटैक्स पर काबू नहीं पा सका तो समझ लीजिए कि अमेरिका के मिसाइल सिस्टम का भी डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पेंटागन से लेकर इजराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए क्या अमेरिका भी इतना ही प्रेशर में है जितना इस वक्त इजराइल है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर कोई फैसला होता है तो 2024 में युद्ध वाली सबसे बड़ी आग लग सकती है जो अब तक लोगों ने यूक्रेन में भी नहीं देखी होगी। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया। 2023 हमास ने इजराइल पर हमला किया और तब से युद्ध जारी है। सवाल है कि अगर 2024 में ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में भी गाजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजराइल युद्ध के साथ क्या विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? ईरान के एटम बम को लेकर भी पेंटागन और इजरायली वॉर कैबिनेट में बहुत अफवाहें फैली हुई हैं। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने हैं और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। ऐसे में सवाल है, क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता। लेकिन उसे डर है कि अगर ईरान ने आगे हमला किया तो खाड़ी में उसके अड्डे हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। ईरान और इजराइल के युद्ध के खतरे के बीच एक बड़ी जंग यूक्रेन में फिर शुरू हो गई है और इसमें अब उत्तर कोरिया ने भी एंट्री कर ली है। किम जोंग उन ने 12,000 सैनिक यूक्रेन लड़ने के लिए भेज दिए हैं। कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन में देख करके ज़ेलेंस्की के होश उड़ चुके हैं। जंग को तैयार पुतिन की उत्तर कोरिया सेना।
इस वक्त यूक्रेन और नेटो के 32 देश एक ऐसी जंग में उलझ चुके हैं जहां अब रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक मिलकर हमले कर रहे हैं। हम आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया पूरी तरह से उतर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन जंग को बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। उत्तर कोरिया के 12,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग रूस के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो के खिलाफ परमाणु जंग तक को तैयार है। 12,000 कोरियाई लड़ाके, वर्दी रूसी, हथियार रूसी, पहचान रूसी। उत्तर कोरिया के ये खूंखार लड़ाके रूस यूक्रेन जंग में उतर चुके हैं। लगभग 970 दिन की जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूसी सैनिक और उत्तर कोरियाई सैनिक मिलकर यूक्रेनी सेना और नेटो के हथियार हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन ने 3 महीने पहले ही तय कर लिया था कि यूक्रेन और नेटो के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे। अभी तक रूस को ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और मीडियम रेंज की मिसाइलें मिल रही थी, लेकिन अब उत्तर कोरिया से न सिर्फ रूस को हथियार मिल रहे हैं बल्कि यूक्रेनी सेना पर सीधे हमले के लिए उत्तर कोरिया के सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। हम आपको उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से बता रहे हैं कि इस वक्त पुतिन उत्तर कोरिया के सैनिकों को कैसे और कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा खुफिया निदेशालय यानी GUR के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल काइरिलो बुडानोव के मुताबिक लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई पैदल सेना के सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए पूर्वी रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने कहा कि वे 1 नवंबर को यूक्रेन में लड़ने को तैयार होंगे। बुडानोव ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी उपकरण और गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे। 2,600 सैनिकों का पहला कैडर कुर्स्क क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां यूक्रेन ने रूस की जमीन को कब्जाया हुआ है। बुडानोव का कहना है कि अभी नहीं पता कि बाकी उत्तर कोरियाई सैनिक कहां जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरियाई सेना के 12 कमांडर इस वक्त पूर्वी यूक्रेन से सटी रूसी इलाके में मौजूद हैं और रूसी कमांडरों के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को उत्तर कोरियाई नागरिकों को डोनेस्क और लुहांस्क के रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में भेजने के लिए राजी कर लिया है। इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी वर्दी, रूसी हथियारों के साथ यूक्रेन में जंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। За подальшої ескалації російської агресії проти України велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та кордони. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन को पूरी तरह से भरोसा दे दिया है कि उत्तर कोरिया की पूरी सेना रूस की तरफ से यूक्रेन और नेटो के खिलाफ खुलकर जंग करने को तैयार है, फिर चाहे परमाणु जंग ही क्यों न करनी पड़े। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों तक रूस की पहुंच हो चुकी है। अब रूस एक तरफ उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो को तबाह करना चाहता है, तो वहीं उत्तर कोरिया अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया को रूस की मदद से बुरी तरह से हराना चाहता है। हम आपको दिखाते हैं रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों पर दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने क्या खुलासा किया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी उनहाप के मुताबिक दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS का दावा है कि उत्तर कोरिया रूस में 10,000 से 12,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। NIS का कहना है कि वो यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से उत्तर कोरिया सीधे तौर पर उतर चुका है। NIS का मानना है कि प्योंगयांग
8 से 13 अक्टूबर तक उत्तर कोरिया के विशेष बलों को रूस पहुंचा रहा था। पहले चरण में लगभग 1500 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस पहुंचा दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के युद्ध का समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया ने फर्जी रूसी आईडी के सैनिकों को भेजा है। पुतिन की कोरियाई सेना लाल रेखा से खौफ में नेटो। जब से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन को पता चला है कि जंग में रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद से यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी दावा करने लगे हैं कि जंग में तीसरा देश उत्तर कोरिया कूद चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया है कि लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि जंग में तीसरे देश के शामिल होने से यह संघर्ष विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसके आगे और जानकारी नहीं दी है। यूक्रेनी मीडिया का दावा लगभग 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस की स्पेशल ब्यूरेट बटालियन का हिस्सा बन रहे हैं। Par la Russie de ce conflit vers l'Asie. Mais si je puis dire, ce serait la confirmation que la Russie de Vladimir Poutine peine terriblement à percer les défenses et la résistance ukrainienne. इधर कीव पोस्ट और इंटरफैक्स यूक्रेन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि 3 अक्टूबर को यूक्रेन में डोनेस्क क्षेत्र के पास रूसी सीमा पर 6 उत्तर कोरियाई अधिकारी मारे गए। रूसी टेलीग्राम चैनल क्रेमलिन स्नफ बॉक्स के अनुसार हमले में उत्तर कोरिया के 3 और अधिकारी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया। पिछले साल यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय कीव की सैन्य खुफिया शाखा ने डोनेस्क के पास रूसी कब्जे वाले इंजीनियरिंग कर्मियों सहित कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों के आगमन की सूचना दी थी। ये सबूत साबित करते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जंग करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि जिस यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा रूस कर चुका है, क्या उत्तर कोरिया के सैनिकों के आने से यूक्रेन और नेटो की हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि पुतिन ने उत्तर कोरिया को जंग में सीधे उतार कर एक नया मोर्चा जरूर खोल दिया है और तानाशाह किम जोंग उन भी रूस की मदद करके खुद को एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के हाथ अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू तक पहुंच चुके हैं और इजराइल में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित करते हुए हिजबुल्लाह का ड्रोन पीएम हाउस तक आखिर कैसे पहुंच गया, ये एक बड़ा सवाल है और इसके जवाब में नेतन्याहू आगे जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक, क्विक रिस्पांस में दक्ष और दुश्मन के हमले को ध्वस्त कर देने वाला इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम क्या फेल हो गया? तकनीकी तौर पर दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक, थार्ड भी फेल हो गया। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की जान पर खतरा। नेतन्याहू के होलीडे होम पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। नेतन्याहू के सिजरिया वाले आवास के पास गिरा ड्रोन। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में हाहाकार। अपने चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने जो कहा था वो करके दिखा रहा है कि नसरल्लाह की मौत से इजराइल के खिलाफ हमले बंद नहीं होंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे खतरनाक अटैक किया है। इतना खतरनाक कि जिसमें प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की जान भी जा सकती थी। कैसे हो गया बेंयामिन नेतन्याहू के घर पर हमला? क्यों नहीं पकड़ में आया 70 किलोमीटर दूर से उड़ कर आता ड्रोन?
नेतन्याहू की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन? इन सुलगते सवालों का जवाब इजराइल डिफेंस फोर्स के पास नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिर्फ इतना क्लियर किया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के वक्त सिजरिया के हॉलिडे होम में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं थे। घर में उस वक्त नेतन्याहू के परिजन की भी मौजूदगी नहीं थी। Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. हिजबुल्लाह का ये दुस्साहस है, इधर उधर नहीं, सीधा बेन्यामिन नेतन्याहू पर हमला, सीधा इजराइल के प्रधानमंत्री को ही उड़ा देने की कोशिश। गनीमत रही कि नेतन्याहू जहां हमला किया गया वहां मौजूद नहीं थे, वरना क्या होता इसकी कल्पना भी इजराइल के लिए दुख देने वाली है। हिजबुल्लाह ने इसके पहले इजराइल के आर्मी बेस पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें इजराइल के एलिट ब्रिगेड के 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा था कि हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन में से एक को उसने इंटरसेप्ट किया और नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरा ड्रोन आर्मी बेस के डाइनिंग हॉल में गिर गया। अब की बार भी यही हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के छोड़े 2 ड्रोनों को तो ट्रैक कर नष्ट कर दिया, लेकिन एक ड्रोन प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आवाज से जा टकराया। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिस वक्त ड्रोन अटैक हुआ, न तो वो और न ही उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके हॉलिडे होम में रह रहा था, लेकिन फिर भी लॉन्च किए जाने के बाद 70 किलोमीटर चलकर एक ड्रोन प्रधानमंत्री आवास की दहलीज पर फटता है तो इजराइल की इस खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठना तो लाजमी है। इसके पहले भी बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर एक ड्रोन आकर टकराया था, जिससे 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह करीब 11 बजे लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। इजराइल से 70 किलोमीटर दूर लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। 2 ड्रोन को इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। एक ड्रोन जिसका टारगेट सिजरिया का पीएम आवास था, उसकी इमारत से जा टकराया, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत तक पहुंच गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज का दावा है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। कुल 3 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, जिनमें 2 को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया था और तीसरा प्रधानमंत्री आवास के पास तक पहुंच गया। अब इजराइल की सेना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वार प्लेन तैनात कर रही है। इसके पहले भी एक रॉकेट हमले की खबर आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के घर तक कोई रॉकेट नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार ड्रोन हमले की बात तुरंत इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कबूल कर ली। आईडीएफ का कहना है कि सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से बज उठे थे। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उससे पता चलता है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक माना है, क्योंकि एक ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में उसकी तलाश कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक बगल से उड़ रहा था। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में ग्लिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली सेना यह भी मान रही है कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। इजरायली सेना ने ड्रोन हमले की जांच शुरू कर दी है। नेतन्याहू की सुरक्षा में चूक से इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम हिला हुआ है। इजराइल ने अमेरिका से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड की और तादाद भेजने की मांग की है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों के टॉप कमांडरों को मार दिया है, जिसके बाद बौखलाए आतंकी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन हमलों से किसी की जान जाए या न जाए, लेकिन थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके खुशी से झूम उठते हैं। अब तय करना है इजराइल को कि क्या वो इन 2 आतंकी समूहों को खुश होने के ऐसे मौके देते रहेगा या फिर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना चाक चौबंद करेगा कि आने वाले दिनों में कोई ड्रोन उनके सुरक्षा तंत्र को नहीं भेद पाएगा।